अस्सलाम वालेकुम। ये वही टॉपिक है जिसमें शिफ्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व हम देख रहे थे, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे। लेकिन इश्यू ये था कि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, 9 क्वेश्चन कवर किए थे उसके अंदर हमने। तो अब ये था कि दूसरा जो पार्ट बना लिया जाए ताकि ये बहुत लंबी कोई 1 आवर की वीडियो ना बन जाए। तो हमने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब जब हम इसको यहाँ से लेके चलते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें इत्तफाक से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, शफलिंग में हमसे गलत सिलेक्ट हो गया, यहाँ क्वेश्चन क्वांटिटेटिव आ गया। कोई मसला नहीं, इस क्वांटिटेटिव क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये भी एमसीक्यू ऑफ द पास्ट पेपर है, जिसके अंदर प्राइस एक दफा दी गई है आपने ये, और दूसरी क्वेश्चन दी गई है ये। एक्चुअली होता ये है कि प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड में, इसलिए जहाँ नेगेटिव साइन होता है वो डिमांड इक्वेशन होती है, ना भी लिखा हो तो मेंशन्ड होती है। और जहाँ पॉजिटिव होता है वहां हमें क्लियर होता है कि प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सप्लाई में लिहाजा ये सप्लाई इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात तो ये कहता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ प्रिवेल करेगा। अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारी प्राइस है और ये हमारी डिमांड है, तो वेयर इज अ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाकर होगा। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं इसको उठा के दूसरी स्लाइड पे ले जाता हूँ। देखिए, जब हम इसको यूं लिखते हैं कि जो डिमांड इक्वेशन है वो है P इज इक्वल टू 10 माइनस 0.2 Q, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि इट इज 0.2 Q इक्वल्स टू 10 माइनस P। अब ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, वो इधर आया तो नेगेटिव हो गया, और फिर ये जो वैल्यू है ये उधर दोनों पे डिवाइड, दोनों को इस पर डिवाइड कर देता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाती है 50 माइनस 5P। तो ये डेफिनेटली हमारी डिमांड इक्वेशन है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं सप्लाई वाले मामले को, तो जो सप्लाई की इक्वेशन है वो है हमारी P इज इक्वल टू 2 प्लस 0.2Q। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि माइनस 0.2Q, जाहिर है ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो इधर आएगा वो भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस P। अगर हम इस माइनस साइन को एक्सचेंज कर दें दोनों साइड पे, तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि 0.2Q माइनस 2 माइनस P, और हम यूं भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस, नहीं ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन दोनों तरफ चेंज करने थे आपने, तो ये प्लस 5P हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन आ गई, ये सप्लाई है वो डिमांड है। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां डिमांड कर्व कट करती है सप्लाई कर्व को, यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों डिटरमिन हो जाते हैं। लिहाजा हम क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, तो हमारे पास कम से कम इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि माइनस 10 प्लस 5P इक्वल्स टू 50 माइनस 5P। ठीक है जी। तो अगर हम इनको स्विचिंग करते हैं तो ये 10, यानी बल्कि यूं ना लिखिए, 50 प्लस 10 हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, तो 5P प्लस 5P हो जाएगा, यानी 10P इक्वल्स टू 60, यानी प्राइस आ जाएगी आपकी 6। तो प्राइस 6 आ गई। अब एक तो प्राइस डिटरमिन हो गई, अब क्वांटिटी निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पकड़े और प्राइस को पुट कर दें, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी माइनस 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 30 इक्वल 20। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई आपकी 20 और इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई आपकी 6। इस हवाले से आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा ए ऑप्शन, जहां पे प्राइस 6 है और क्वांटिटी 20 है। तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए दोबारा से फिर हमें देखना पड़ेगा कि शिफ्ट के मुतालिक बात की गई। तो हम सबसे पहले इनिशियल एक डायग्राम बना लेते हैं। इस इनिशियल डायग्राम में हम इस तरफ रख लेते हैं क्वांटिटी को,
इस तरफ रख देते हैं प्राइस को। तो देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है जिसे आप D1 कहते हैं, और ये हमारा सप्लाई कर्व है जिसे आप S1 कह देंगे। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्वांटिटी हो गई और ये प्राइस हो गई P1। अब यहाँ पे जो हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है इस पेपर के सवाल से, सवाल में ये है कि जो डिमांड कर्व है दैट इज मूव टू द लेफ्ट कर्व ऑफ फॉरेक्स इक्विलिब्रियम, और जो सप्लाई है वो राइट चला जाता है। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कितना लेफ्ट कितना राइट। मैं यूजुअली यही कहता हूँ कि ऐसी सूरत में इक्वल का रूल अप्लाई करना चाहिए कि आप इसको लेफ्ट मूव कर दीजिए, ठीक है, और जो है आपका ये नो डिमांड कर्व जो है वो आपका लेफ्ट मूव कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि जितना डिमांड आपने लेफ्ट मूव किया है उतना ही सप्लाई को राइटवर्ड मूव कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये राइटवर्ड, तो डिमांड को डी नॉट किया चूंकि लेफ्ट पे गया था, तो ये राइट पे गया है, तो कोशिश करते हैं कि बराबर बराबर हो। तो जब हम बराबर बराबर इसको मूव करते हैं तो ये कर्व बनता है, तो पॉइंट ये आ जाता है, और इससे आप ये कहते हैं कि प्राइस जो है उसमें कमी आ जाएगी, क्वांटिटी भले सेम रहेगी, प्राइस में कमी आ जाएगी, क्वांटिटी सेम रहेगी। लेकिन ये सवाल चूंकि बैटरिंग स्टैंडर्ड है तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन सिर्फ मिलेगा जिसके अंदर आप कहते हैं प्राइस डिक्रीज हुई है। इसमें तो इंक्रीज हुई है ये भी गलत है, इंक्रीज हुई है गलत है, प्राइस सेम रही है गलत है, सिर्फ यही ठीक है जिसके अंदर ये डिक्रीज हुई है। लेकिन उसने ईमानदारी से बता दिया कि प्राइस डिक्रीज होगी, क्वांटिटी इनडिटर्मिनेट रहेगी। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई बच्चा ये मूवमेंट इक्वल ना कर सका, तो अगर ये सप्लाई का यहाँ से ले गया बच्चा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये जो मैंने ब्लू कहा है, तो फिर क्वांटिटी भी कम हो रही होगी। इसलिए उसने कहा कि प्राइस का मैं बताता हूँ, क्वांटिटी हो सकता है कोई इधर ले जाए या थोड़ा सा जो है वो सप्लाई को और राइट पे ले जाता, ये तो फिर क्वांटिटी बढ़ जाती। तो उसने कहा कि क्वांटिटी जो कि बच्चा हो सकता है इक्वल मूवमेंट ना कर सके, तो प्राइस तो हर सूरत कम ही होनी है, क्वांटिटी जो है मैं उसे इनडिटर्मिनेट छोड़ देता हूँ कि किसी की बढ़ सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की सेम रह सकती है। लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए असूल ये बताया कि आप सेम मूव किया करें ताकि आपके लिए ऑप्शन ढूंढना आसान रहे। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि इंक्रीज आया है डिमांड में और अनस्टेबल की बात कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पे अनस्टेबल की बात ये होती है कि अनस्टेबिलिटी वहां होगी जहां प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आए, बिग चेंज आए। और बिग चेंज किस सूरत में आता है ये मैं आपको भी वजाहत कर देता हूँ कि देखिए अगर मैं दो तरह के सप्लाई कर्व लेता हूँ, एक सप्लाई कर्व मैं इस तरह का लेता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जो है, चूंकि यहाँ डिमांड ने इंक्रीज होना है, तो एक सप्लाई कर्व मैं ले लेता हूँ इलास्टिक, और एक मैं ले लेता हूँ सप्लाई कर्व इनइलास्टिक। तो आप देखेंगे कि दोनों में जो फर्क आएगा वो क्या है, ये आपका प्राइस है, ये इनइलास्टिक प्राइस है, ये देखिए सप्लाई है, देखिए तो ये इनइलास्टिक मैंने ले लिया, एक इलास्टिक ले लिया, एक इनइलास्टिक ले लिया। अब दोनों के अंदर ही डिमांड की इंक्रीज उसने कही है वो करके देखते हैं कि जो है आपका, तो मैं डिमांड का स्टैंडर्ड ले रहा हूं यानी यूनिट इलास्टिक ले रहा हूं दोनों जगह, और जो आपका सप्लाई है वो मैंने डेलिबरेटली एक जगह इलास्टिक और दूसरी जगह इन इलास्टिक लिया है। तो ये मेरा डिमांड का D1 से D2 हो गया, D1 से D2 हो गया। दोनों तरफ मेरी कोशिश यही थी कि डिमांड का बिल्कुल सेम रहे। तो यहाँ पे आपको एहसास होगा कि क्वांटिटी जो है अगर ये Q4 है और प्राइस P5 है, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ क्वांटिटी में इजाफा बहुत कम हुआ है, गालबन 5 करके 1 यूनिट मान लेते हैं कि इजाफा हुआ है, लेकिन प्राइस में इजाफा जो है वो P5 है तो कम से कम P8 यानी 3 यूनिट का इजाफा हो, उसके मुकाबले में तो 4 ही कह दीजिए, 4 का इजाफा। तो यहाँ प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, तो ये अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है जी।
तो ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई चूंकि इलास्टिक थी उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फौरी तौर पे उसको फिल कर दिया। तो ऐसी सूरत में प्राइस में इफेक्ट बहुत कम आया। अगर प्राइस P5 थी तो P6 हो गई, सिर्फ 1 यूनिट का इजाफा हुआ। लेकिन क्वांटिटी जो है अगर 4 थी तो आप कह सकते हैं कि 7 पे चली गई। यहाँ 3 यूनिट का क्वांटिटी में इजाफा हुआ, जबकि प्राइस में बहुत कम इजाफा देखने में आया। तो ये स्टेबल है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी के लिए जो है सप्लाई कर्व इलास्टिक होना चाहिए, सप्लाई कर्व इलास्टिक होना चाहिए। और इंस्टेबिलिटी के लिए प्राइस सप्लाई कर्व इनइलास्टिक होना चाहिए, यानी इसको इलास्टिक नहीं होना चाहिए, इनइलास्टिक होना चाहिए। इसमें जितनी लचक कम होगी ये डिमांड को उतना कम रिस्पॉन्स देगी, तो प्राइस ज्यादा बढ़ेगी और आपको इंस्टेबिलिटी नजर आएगी। तो लिहाजा आप ये कहेंगे कि अगर आपको एक इंस्टेबल किस्म की सिचुएशन क्रिएट करनी है तो आपकी जो सप्लाई कर्व है शुड बी इनइलास्टिक। तो बी ऑप्शन आप चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यू विल चूज द बी ऑप्शन। माइट भी यहाँ ऑप्शन मैंने लिखा नहीं सही से, तो बी ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। अगर इलास्टिक होगा तो फिर तो ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल इस तरह हो जाएगा कि प्राइस में मामूली इजाफा क्वांटिटी को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देगा, तो मार्केट में स्टेबिलिटी मानी जाएगी। इनस्टेबिलिटी तब मानी जाएगी जब कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और पब्लिक बोलने लगी कि देखें जी इतनी कीमतें ऊपर चली गई है, तो उसके लिए प्राइस क्या होनी चाहिए, सप्लाई का क्या होनी चाहिए, डेट शुड बी इनइलास्टिक। लिहाजा बी ऑप्शन को हम पिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डिमांड कर्व इज यूनिटरी इलास्टिक एंड सप्लाई कर्व इज इनइलास्टिक देन इट। देखिए बात ये है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि उन्होंने हमें क्लियर बताया कौन सी चीज इलास्टिक रखें कौन सी इनइलास्टिक रखें। तो हम अभी बात कर लेते हैं। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ठीक है जी। डिमांड कर्व जो है वो यूनिटरी इलास्टिक है। तो यूनिटरी इलास्टिक है तो मैं कोशिश करता हूँ दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इसको यूनिटरी इलास्टिक बनाने की कोशिश करूँ। तो किसी हद तक आप ये कहते हैं कि मैं कामयाब हुआ, लेकिन 100% नहीं हुआ। तो मैं अभी भी एक दफा फिर ट्राई करता हूँ ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट वही बने जो हम चाहते हैं। तो ये डिमांड कर्व बन गया जो तकरीबन यूनिटरी इलास्टिक है, ना फ्लैटर ना स्टीपर, दोनों में से कुछ भी नहीं। लेकिन सप्लाई कर्व जो है वो क्या है, वो इनइलास्टिक है। तो सप्लाई कर्व को मैं इनइलास्टिक कर देता हूँ बिल्कुल इस तरह से। ये सप्लाई कर्व मैंने इन इलास्टिक बना दिया, ठीक है। सप्लाई कर्व मैंने इनइलास्टिक बना दिया, ये बन गया इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। अब वो कहते हैं कि बताएं कि यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑसिलेशन होगी, कन्वर्जेंट ऑसिलेशन होगी या परपेचुअल होगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ऐसी सूरत में अगर हम कोई भी प्राइस लेते हैं, जैसे मैं आपकी ये प्राइस ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ये प्राइस ले ली P1, तो ये आपका एरो जो है अगला कहाँ जाएगा, एरो कर्व टू कर्व लेके जाना है, हमें आइडिया हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लेके आए तो कर्व पहले की निस्बत थोड़ा छोटा हो गया, अगला कर्व उससे भी करीब हो गया, अगला कर्व उससे भी करीब हो गया, उससे अगला कर्व उससे भी छोटा हो गया, यानी ये करीब से करीब तक जाना शुरू हो गया आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के करीब से करीब तर जाना जो होता है वो होता है क्या, यू गोइंग टू क्लोज। तो ये क्लोज से क्लोज जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कन्वर्जेंट है। लेकिन इसके बरक्स जाए अगर उल्टा, यानी वाइड होता जाए, तो फिर ये डाइवर्जेंट है। तो यहां तो ये करीब से करीब होता जा रहा है, लिहाजा हम इसे कन्वर्जेंट का नाम ही देंगे। सो दिस इज कन्वर्जेंट ऑसिलेशन। लेकिन इसके बरक्स अगर ये सिचुएशन प्रिवेल कर जाए कि डिमांड कर्व इज यूनिटी इलास्टिक, डिमांड कर्व आपका यूनिटी इलास्टिक ही हो, तो यूनिटी इलास्टिक का मतलब ये होता है कि इधर और उधर दोनों तरफ सेम फासला रख के आप कर्व बनाएंगे, टच नहीं करना चाहिए दोनों से। तो यूनिटी इलास्टिक होगा, ना ये फ्लैटर है ना ये स्टीपर है। लेकिन सप्लाई कर्व आपका इलास्टिक है, तो मैं इलास्टिक सप्लाई कर्व बना देता हूँ। ये रहा आपका इलास्टिक सप्लाई कर्व, दिस वन इज योर इलास्टिक सप्लाई कर्व। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारा। अब ऐसी सूरत में ऑसिलेशन कैसी बनेगी, तो ये एक सवाल है हमारा कि इस सूरत में ऑसिलेशन कैसी बनेगी। तो हम यहाँ पे कोई भी प्राइस एक पिक कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। लेट से मैंने ये प्राइस ले ली, ठीक है जी, इज P1। तो ये देखिए ये एक एरो आया, एरो कर्व टू कर्व जाता है,
ये देखिए लगता नहीं कि एरो बड़ा होना शुरू हो गया आपका, ठीक है जी। ये ज़बरदस्ती मैं यहाँ तक ले आता हूँ इसको, यानी आपका सप्लाई कर्व थोड़ा लंबा कर देते हैं यार, ये देखिए। तो अगला जो है वो उससे भी बाहर निकल गया। तो इसका मतलब है कि ये वैसे हम मिटा के दोबारा भी बना सकते हैं, ज़रा वाज़ेह हो जाएगा और ज़्यादा। यहाँ से ले लेते हैं, और करीब कर लेते हैं। ये देखिए पहले कर्व छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर ये देखिए। तो ये तो भाई बस से बाहर होता जा रहा है, यानी बाहर से बाहर, यानी इक्विलिब्रियम से दूर तक दूर होता जा रहा है। तो दूर तक दूर होता जा रहा है, तो ये बन गया आपका डाइवर्जेंट ऑसिलेशन। इससे एक बात तो सामने आ गई कि अगर हमें कन्वर्जेंट ऑसिलेशन शो करनी हो तो हम सप्लाई कर्व को जो है वो रखेंगे कितना जी, इनइलास्टिक रखेंगे। और अगर हमें डाइवर्जेंट करना हो तो फिर हम इसको इलास्टिक रखेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ तो हमें पहली इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि दोनों सूरतों में कि आपका डिमांड कर्व जो है वो यूनिटी इलास्टिक हो और आपका सप्लाई कर्व इनइलास्टिक हो। तो अगर वो इनइलास्टिक होता है तो ये कन्वर्जेंट है, और अगर वो इलास्टिक होता है तो फिर ये डाइवर्जेंट है। तो ये हो गया जी इससे कंसर्निंग बात। अब बात ये आ गई कि क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कुछ इस तरह का, जिसके अंदर कहते हैं कि एन इंक्रीज इन सप्लाई रिमेन लो अनलेस वी फाइंड डिमांड कर्व। तो सवाल ये है कि जो हमारी सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज होती है, डिपेंड करता है हमारे डिमांड कर्व पे। तो वी फाइंड डिमांड कर्व एस। तो देखिए अगर हमारा डिमांड कर्व जो है, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो, अगर मैं इसको, ये पहले क्यों आ गया भाई, पहले बना तो लेने दो हमें। अच्छा, तो देखिए पहले हम इसको ये बना लेते हैं आपका डिमांड कर्व। तो मैं एक डिमांड कर्व डेलिबरेटली बनाता हूं इलास्टिक, ठीक है जी। एक डिमांड कर्व मैं बनाता हूं इलास्टिक, और एक डिमांड कर्व मैं बनाता हूं इनइलास्टिक, ताकि आपको मैं बात आसानी से समझा सकूं। तो ये मेरा डिमांड कर्व हो गया इनइलास्टिक। अब दोनों पे हम कोशिश करते हैं कि हम सप्लाई कर्व एक जैसा लगा के देखेंगे क्या होता है। तो देखिए अगर सप्लाई कर्व इनिशियली यहां से यहां, यानी कि सप्लाई कर्व को हमने राइट वर्ड लेके जाना है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो देखिए S1 से हम कहते हैं ये S2 हो गया है, और ये S1 से S2 हो गया है। तो अगर आपका डिमांड कर्व इलास्टिक है तो प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड में क्वांटिटी में ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो प्राइस अगर P5 है तो P6 हो जाएगी, 1 यूनिट का इजाफा होगा। लेकिन डिमांड अगर Q4 थी तो Q7 होगी, इसमें 3 यूनिट का फर्क पड़ेगा। तो यहाँ तो स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइस में मामूली सा फर्क पड़ेगा और मार्केट एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका डिमांड कर्व भी इनइलास्टिक है तो ऐसी सूरत में देखिए कि आपकी जो सप्लाई है अगर वो राइटवर्ड जाती है तो आपकी जो क्वांटिटी है उसमें फर्क तो 4 है तो 5 हो गया, 1 यूनिट का फर्क पड़ा। लेकिन प्राइस जो है जनाब वो अगर P7 थी तो P4 हो गई, यहाँ 3 यूनिट का फर्क पड़ा, तो इससे तो प्राइस बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगी एकदम। तो ये एकदम का फ्लक्चुएशन प्राइस का जो है, एकदम प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, इसको हम कहेंगे ये इंस्टेबिलिटी है। तो जो इंस्टेबिलिटी है, या आप ये कहते हैं कि रिमेन लो, तो अगर ये लो रहती है वी फाइंड डिमांड कर्व, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक होगा। इंक्रीज इन सप्लाईज रिमेन लो एंड अनलेस वी फाइंड द डिमांड कर्व। तो ऐसी सूरत देखिए सप्लाई ने को डिमांड ने बहुत कम रिस्पॉन्स दिया है। तो इंस्टेबिलिटी अगर शो करता है तो वो करता है आपका कौन सा शाबाश, दैट शोज बाय योर इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इससे साबित हुआ कि इंस्टेबिलिटी वहां होगी जहां डिमांड कर्व भी इनइलास्टिक हो और सप्लाई कर्व भी इनइलास्टिक हो, पिछले केस को अगर आप साथ मिला लें, और वोलेटिलिटी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इलास्टिक है तो फिर वोलेटिलिटी नहीं आएगी, फिर स्टेबिलिटी रहेगी, थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी और एडजस्टमेंट हो जाएगी।
यही हमने सीखा था अपने प्रीवियस केस में, दिस वन, कि अगर सप्लाई इनइलास्टिक है तो कीमत में इजाफा ज्यादा होता है, और डिमांड भी इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा इनइलास्टिक है तो प्राइस में इजाफा ज्यादा होगा। तो लिहाजा वोलेटिलिटी वहां ज्यादा होगी जहां डिमांड का भी इनइलास्टिक हो और सप्लाई का भी इनइलास्टिक हो, या दोनों में से एक इनइलास्टिक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका वो, देयर विल बी हाई वोलेटिलिटी इफ, तो अब यहां से हम समझ गए कि हाई वोलेटिलिटी होगी कहां पे, अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इनइलास्टिक हो जाए। तो इनइलास्टिक होने की सूरत में वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाएगी, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी बताता है। और वैसे भी आप देखेंगे कि अगर ये हमारा एक इक्विलिब्रियम है, ये डिमांड कर्व है, हम कहते हैं ये भी इनइलास्टिक है D1, और सप्लाई कर्व भी इनइलास्टिक है। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये प्राइस है P1 और ये क्वांटिटी है Q1। ठीक है जी। अब अगर आप देखते हैं कि वोलेटिलिटी कैसे हो सकती है, कि अगर इस केस में आप कहें कि सप्लाई में इजाफा हो गया, तो सप्लाई में इजाफा होने से ये देखिए प्राइस बहुत गिर जाएगी और क्वांटिटी पे मामूली फर्क पड़ेगा। ठीक है। और अगर सप्लाई में कमी आ गई तो फिर भी यही होगा कि ये देखिए सप्लाई कम हो गई तो एकदम से कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी पाई जाएगी, स्टेबिलिटी पाई जाएगी, बहुत ज्यादा कीमत चेंज होगी, क्वांटिटी में कमी बहुत थोड़ी आएगी। और यही चीज आपको जो है वो सप्लाई अगर इनइलास्टिक है तो उस केस में भी आपको यही नजर आएगा कि अगर ये सप्लाई इनइलास्टिक है, ये इसका इनिशियल डिमांड का बना देता हूं मैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ जी डिमांड में इजाफा हो गया, तो डिमांड में इजाफा होने से ये देखिए प्राइस क्वांटिटी में बहुत मामूली फर्क पड़ेगा। ये देखिए Q2 कर दीजिए तब भी बहुत कम है, और देखिए प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा इनइलास्टिक होने की सूरत में हमें इंस्टेबिलिटी या वोलेटिलिटी ज्यादा नजर आएगी। क्वेश्चन नंबर 17, a shift to right in the supply curve of a good and demand remain unchanged will reduce the price to greater degree results in to, किसमें रिजल्ट करेगा, तो देखते हैं जी कि अगर आप ये कहें कि किस सूरत में ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो देखिए हम यहाँ पे चेंज हमने करना है किसको, सप्लाई को राइटवर्ड लेके जाना है। तो अगर यानी डिमांड इनइलास्टिक होगी, डिमांड इनइलास्टिक होगी और हमारा सप्लाई कर्व जिस शक्ल का भी हो, वो जब भी मूव होगा अपने एक पॉइंट से राइट की तरफ जाएगा, जैसे ये समझ लीजिए S1 है, ये S2 है, तो आपको महसूस होगा कि प्राइस में डिक्लाइन, ये अगर P1 है, ये हमारा Q1 है। ठीक है, ये राइटवर्ड गया है ना, तो हम इसका इंक चेंज करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये राइटवर्ड गया है, इसको आप S2 कह सकते हैं। तो देखिए ये जब राइटवर्ड गया है तो क्वांटिटी में इजाफा, अगर मैं इसको Q4 कह दूं, इसको Q5 कह दूं, तो यहाँ 1 यूनिट का इजाफा हुआ क्वांटिटी में, लेकिन प्राइस में डिक्लाइन जो है, अगर ये P6 है तो इसको P3 कह सकते हैं, यानी 3 यूनिट का फर्क पड़ा। तो लिहाजा इंस्टेबिलिटी वहां पर होगी जहां पर आप ये कहते हैं कि राइट मूव कर रहा है, डिमांड रिमेन अनचेंज एंड देयर विल रिड्यूस, इट्स रिड्यूस द प्राइस ग्रेटर डिग्री। तो प्राइस ग्रेटर डिग्री तब रिड्यूस होगी अगर हमारा जो ये ग्रेटर डिग्री हुई ना, ज्यादा चेंज होगी, तो ये तब होगा जब हमारा डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होगा। अगर मोर इलास्टिक होता तो फिर तो प्राइस में मामूली फर्क पड़ता। तो अगर ज्यादा फर्क शो करना है, इंस्टेबिलिटी शो करनी है, तो डिमांड कर्व इनइलास्टिक होगा। और इसी तरह अगर डिमांड का मूव है और हमें प्राइस ज्यादा चेंज शो करना है, यानी वोलेटिलिटी या इंस्टेबिलिटी शो करनी है, तो फिर सप्लाई कर्व भी इनइलास्टिक रखना पड़ेगा। तो बहरहाल इस केस में तो डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक था, ये वजह बनी कि जब सप्लाई राइटवर्ड गई है तो उसको क्वांटिटी में रिस्पांस ज्यादा और प्राइस को बहुत ज्यादा चेंज हो गई, और यही वजह बनी ग्रेटर डिग्री ऑफ चेंज इन प्राइस।
होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. अल्लाह.